गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग पढ़ेंगे लेसन 2 भारत एक सामान्य परिचय। मतलब भारत का सामान्य परिचय। देखो, उपमहाद्वीपीय बनावट, विविधता में एकता, ये किसकी विशेषता है? ये भारत की विशेषता है। आप लोगों ने सुना होगा अनेकता में एकता भारत की विशेषता, है ना। भारत एक विशाल देश है। विशाल मतलब बहुत बड़ा देश है। इसके उत्तर में विश्व के सबसे ऊंची एवं नवीनतम पर्वतमाला हिमालय स्थित है। लोग जानते हो, है ना। देखो, ये विश्व का है, भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है। इसमें भारत, ये ऊपर की ओर क्या है? हिमालय पर्वत है ना। यहाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की गहरी घाटियाँ हैं। पहाड़ भी है, गहरी घाटियाँ भी है। प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम भूखंड है। बहुत पुराना भूखंड मतलब धरती का हिस्सा है। हमारे देश में जम्मू और कश्मीर राज्य का कारगिल अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। वहीं राजस्थान में थार का गर्म मरुस्थल भी है। मेघालय के मासिनराम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ मासिनराम आप लोग जानते हो, में हमारे विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय के मासिनराम में होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। लोगों के खान पान, रहन सहन अलग अलग है। ये भिन्नताएं परस्पर एक दूसरे की पूरक है। इसमें कहा गया है ना, विविधता में एकता। यहाँ ऊंचे पहाड़ है, घाटियाँ हैं, कहीं अत्यधिक ठंडा है तो कहीं अत्यधिक गर्मी है, कहीं अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, फिर भी ये क्या है? एक है और एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात कालांतर में एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों पर विभिन्न जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। एशिया महाद्वीप के मानचित्र के पर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देता है। इसके उत्तर पश्चिम में किर्थर और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएं और उत्तर में हिंदू कुश है। उत्तर से पूरब तक धनुषाकार बनावट के लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। ये पर्वत श्रृंखला है। इसके उत्तर पूर्व में अराकानयोमा की पहाड़ियाँ हैं। द्वीप महाद्वीप का एक भूभाग है जो चारों ओर से जलराशि से घिरा होता है, जैसे अंडमान में, है ना। द्वीप किसको बोलते हैं? महाद्वीप का एक भूभाग जो क्या हो, चारों ओर से जलराशि से घिरा हो। एग्जाम्पल क्या है? अंडमान महाद्वीप। इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। महाद्वीप की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि ऐसा सतत विस्तृत और बृहद भूभाग जो चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हो, महाद्वीप कहलाता है। द्वीप किसको बोलते हैं? महाद्वीप का एक छोटा भूभाग जो चारों ओर से जलराशि से घिरा हो। और महाद्वीप किसे कहते हैं? एक बृहद भूभाग जो विशाल जलराशि से घिरा हो। चूँकि इस परिभाषा के आधार पर एशिया और यूरोप को अलग अलग नहीं किया जा सकता, एशिया और यूरोप को यूरेशिया भी कहा जाता है। इस परिभाषा के मापदंड पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक को महाद्वीप की संज्ञा दी जा सकती है। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो संसार के मानचित्र को देखें तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों स्थलखंड जुड़े हुए हैं और उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका भी जुड़ा है। अतः यह कहना उचित होगा
कि जिस विस्तृत और वृहद भूभाग को परंपरागत रूप से महाद्वीप की संज्ञा से जाना जाता रहा है उसे महाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप। जबकि ऐसा भूभाग जिसके तीन ओर जल राशि से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि भारत जो है वो तीन ओर से जल राशि से घिरा हुआ है और एक ओर से पर्वत श्रृंखला है। आपने पढ़ा कि इसके उत्तर पूर्व में अराकानयोमा की पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिमी म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तटों से होती हुई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती हैं। देखो मानचित्र 2.1 में दिखाया गया है। ये काली लकीर जो है, काली लकीर के द्वारा दिखाई गई ऊंची और दुर्गम पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारत को अलग करती है। ये एशिया महाद्वीप है, उससे ये भारत को अलग करती है। इस उपमहाद्वीप का एक हिस्सा दक्षिणी प्रायद्वीप है। इसके किनारों से पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी की लहरें टकराती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह प्रदेश सभी दिशाओं से अभेद्य और दुर्गम है। अभेद्य मतलब जिसको भेदा तोड़ा नहीं जा सकता। दुर्गम में मतलब जहाँ से आसानी से सफ़र नहीं किया जा सकता। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को, दक्षिण एशिया मतलब ये एशिया महाद्वीप है, उसके दक्षिण हिस्से में ये हमारा भारत है, इसलिए इसको दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने एक विशिष्ट जलवायु भी प्रदान की है, जिसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। जहाँ क्या है, भारत में मानसूनी जलवायु से वर्षा होती है। कल्पना कीजिए अगर हिमालय की ऊंची और लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं होती तथा दक्षिण भाग के दोनों तरफ समुद्र का फैलाव नहीं होता तो उपमहाद्वीप में वर्षा कैसे होती? क्योंकि हवाएं जो है वो इसी पर्वत से, हिमालय पर्वत से टकराकर वर्षा कराती है ना। आगे आप लोग और अच्छे से पढ़ोगे। उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता है? यही हिमालय पर्वत करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ? सिंधु, गंगा, यमुना आदि नहीं होती, क्योंकि ये सारी नदियाँ जो है वो हिमालय से निकलती हैं। न ही इससे निर्मित विस्तृत मैदान होती। इस स्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। अगर यहाँ नदियाँ नहीं होती तो पानी की कमी के कारण क्या हो जाती? मरुस्थल हो जाता। सिंधु गंगा की घाटियों में प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। इतिहासकारों का प्राचीन सभ्यता, ये जो सिंधु है ना, मोहनजोदड़ो जो आप लोगों फिल्म देखे हो उसमें भी सिंधु नदी को प्राचीनतम सभ्यता माना गया। और आप लोग आगे भी पीछे 6वीं 7वीं में भी पढ़े हो कि सिंधु सभ्यता हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। इतिहासकारों का यह मानना है कि 67,000 वर्ष पहले अफ्रीका से मनुष्य भोजन और पानी की तलाश में भ्रमण करते हुए पश्चिमी एशिया के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। सोचने वाली बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक बनावट उसे प्रत्येक दिशा से अभेद्य बनाती है। तो वे लोग यहाँ कैसे पहुँचे होंगे? उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में अभेद्य ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अवश्य है, लेकिन उन्हें जटिल
पहाड़ों के बीच कई घाटियाँ और दर्रे भी मौजूद हैं। इन्हीं दर्रों के रास्ते मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। इसमें खैबर व बोलन प्रमुख दर्रे हैं। ये दर्रों का नाम है। कुछ मानव समूह दक्षिण में मकरान तट के रास्ते से भी यहाँ पहुँचे। उत्तर के दर्रों से तिब्बत तक के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों में म्यांमार के सान पठार से मानव उत्तर पूर्वी इलाकों में आया और बाद में ब्रह्मपुत्र के मैदानों में फैल गया और मैदानों में बसने लगे। इसका मतलब यह है कि जहाँ भौगोलिक स्थितियाँ मनुष्य के लिए रुकावट पैदा करती है, तो वहीं रुकावटें उन्हें नए अवसर भी प्रदान करती हैं। जहाँ हमको आवश्यकता होती है, चाहे वो कितनी ही मुश्किलें क्यों न हो, हम उस पर से अपना रास्ता बना लेते हैं। अलग अलग समय से विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे, कुछ बसे समुदायों के साथ घुल मिल गए और कुछ ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी। अलग अलग संस्कृतियां, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का असर कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। क्योंकि हम साथ साथ रहते हैं, तो अलग अलग धर्म के हों चाहे अलग अलग जगह के हों, एक पास पास रहने से एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता ही है। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ साथ जहाँ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा उन्हें एक सूत्र में बांधने का काम किया है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि विविधता में एकता। भारत में अनेक जगहों से लोग आए, एक जगह बसे, फिर एक दूसरे की संस्कृति को सीखा। आज के लिए इतना है।